अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। उसमें अभी तक हमने राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, इतनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं। उसके बाद अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस 1, और उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग द केमिकल रिएक्शन 2। और अगर मुमकिन हुआ बहुत ज़्यादा वीडियो की लंबाई अगर नहीं होती तो मैं इस चैप्टर को इस वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, लेकिन बेहतर है कि हम इस चैप्टर को डिटेल में देखें, ताकि इसमें जो इक्वेशंस हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, हर वीडियो में कह रहा हूँ कि इसमें जो इक्वेशंस हैं वो आपको 2, 3, 4 बार लगने वाली हैं। इसलिए इसके इक्वेशंस अच्छी तरह से जहन में रखिए, इनको समझते रहिए, इनकी टाइप समझते रहिए, इनमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नाम, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले समझते रहिए, ताकि वो चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएँ। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। टॉपिक की हेडिंग लिखी हुई एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस एंड रिएक्शंस। मतलब पहले आपको एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या है ये समझना है, और उसके बाद इनके रिएक्शंस क्या है वो समझना है। या उर्दू में आसान काम है, एंडोथर्मिक को हरारत जज्ब करने वाला अमल और एक्सोथर्मिक को हम हरारत खारिज करने वाला अमल कहते हैं। 2 साल पहले के एसएससी बोर्ड में इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बच्चों ने, इंग्लिश वालों ने इंग्लिश मीडियम में उसका जवाब लिखे, उनको थोड़ी सी मुश्किल भी हुई, जो कमज़ोर बच्चे थे उनको। लेकिन उर्दू मीडियम में जब ये पेपर ट्रांसलेट हुआ तो वहाँ पे सवाल था, हरारत खारिज करने वाला अमल किसे कहते हैं। बच्चों ने जवाब लिखा, वो अमल जिसमें हरारत खारिज होती है उसे हरारत खारिज करने वाला अमल कहते हैं। 1 मार्क। उर्दू मीडियम में काम आसान था, टर्मिनोलॉजी की वजह से इंग्लिश मीडियम में ये काम थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है। तो चलते हैं, पहले प्रोसेस क्या है समझेंगे, और उसके बाद प्रोसेस समझने के बाद इनके इक्वेशंस क्या है उसके 1-2 एग्जांपल समझते हुए हम आगे चलेंगे। 2 एग्जांपल्स मैं सामने रखता हूँ आपके, समझिए। नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ आइस। मतलब आपके पास पानी है और पानी होने के बाद आप उससे आइस बनाते हैं, और उसके बाद नंबर 2, मेल्टिंग ऑफ आइस। फॉर्मेशन ऑफ आइस और मेल्टिंग ऑफ आइस दोनों बर्फ़ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। फॉर्मेशन ऑफ आइस का मतलब होगा कि जब आप लिक्विड फॉर्म में वाटर है और उस वाटर का टेम्परेचर लो करके, ठंडा करके इसको आप बर्फ़ में तब्दील कर रहे हैं। एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि टेम्परेचर इज़ बिकमिंग लो हियर, मतलब हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर रहे हैं, उसको ठंडा कर रहे हैं, तो भी जाकर ये पानी बनेगा। और यहाँ पर वी आर गोइंग टू इंक्रीज़ द टेम्परेचर, हम उसमें पानी दर्जे हरारत बढ़ाते हैं उसका, यानी उसको गर्म करते हैं, मीन्स यू आर मेकिंग द टेम्परेचर हाई। यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये 2 तरह के एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। आपको मैंने शुरू में जब केमिकल रिएक्शन समझा रहा था तब मैंने आपसे कहा था कि हरारत जज्ब या खारिज होती है, आइदर द हीट इज़ इवॉल्व और एब्जॉर्ब। ये चीज़ें हमारे आसपास की चीज़ों पर भी समझती है। समझिए कि अगर आप वॉशिंग पाउडर हाथ में लेते हैं और पानी में हाथ डुबोते हैं तो आपको गर्म महसूस होगा, मतलब यहाँ पर हरारत खारिज हो रही है। वहीं पर मैंने एग्जांपल दी थी कि पेट्रोल अगर हाथ पैर पर गिर जाए या बेंजीन अगर हम हाथ पर लगाते हैं इंजेक्शन लेने से पहले, तो ये ऐसे एग्जाम्पल्स है जहाँ पर आपको ठंडक महसूस होगी। तो हरारत जज्ब भी होती है, हरारत खारिज भी होती है, और ये हरारत जज्ब और खारिज करने की बुनियाद पर हम जो है तो केमिकल रिएक्शंस के 2 और टाइप से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस, मतलब जहाँ पर हम पानी को गर्म करते हैं, मतलब यहाँ पर हरारत हीट इज़ गिवन आउट, सॉरी हीट इज़ एब्जॉर्ब। यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होगी और एब्जॉर्ब होने के बाद वो पानी बनना शुरू होगा।
वहीं पर यहाँ पर हीट इज़ एब्जॉर्ब अतराफ़ के माहौल से, यहाँ पर हरारत अतराफ़ के माहौल से बोलिए, कहीं से बोलिए, यहाँ पर हरारत जज्ब की जाती है। तो वो रिएक्शंस जिनमें हरारत जज्ब होती है इसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, और वो रिएक्शंस जिनमें हरारत खारिज होती है इसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ हीट, दे आर क्लासिफाइड इनटू टू। द केमिकल रिएक्शंस वेयर द हीट इज एब्जॉर्ब्ड, दे आर कॉल्ड एज endothermic reaction, and where the heat is evolved or it is given out to the surrounding, they are called as exothermic reactions। दो टाइप के रिएक्शंस आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके बाद आगे चलते हैं कि प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस में आपको एक एग्जांपल समझाई हुई है, डाइल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूशन मतलब डाइल्यूट बनाना, किसको? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट बनाने की प्रोसेस है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको समझ में आएगा कि समझिए अगर मुझे कॉन्सेंट्रेटेड मतलब अगर प्योर सल्फ्यूरिक एसिड दे दिया जाए मुझे और कहा जाए कि मेक इट डाइल्यूट, इसमें पानी लीजिए, तो मैं पानी गिन के मेजर करके पानी लूँगा। समझिए कि बीकर है, मैं बीकर में पहले पानी ले लूँगा और उसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड उसके अंदर मैं उंडे लूँगा, वो भी ये सीधे नहीं बल्कि विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। मैं पानी लूँगा इसमें और पानी लेकर एक ग्लास का रॉड लूँगा, रॉड लेकर रॉड के ऊपर यहाँ से एसिड यूँ गिराया जाएगा और उसके बाद बाय कंटिन्यूअस स्टीयरिंग मतलब हम इसको हिलाते हुए उसके अंदर आहिस्ता 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 जो तो एसिड को डाइल्यूट करना शुरू करेंगे। ये क्यों कि अगर अचानक आप पानी में तेज़ाब या तेज़ाब में पानी अगर डाल दें तो देयर मे बी एन एक्सीडेंट। बुक की लैंग्वेज है कि यहाँ पर एक्सीडेंट हो सकता है, मीन देयर इज सडन चेंज इन टेम्परेचर। सडन चेंज इन टेम्परेचर में भी एक्सीडेंटल, ये हादसा हो सकता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, चेंज इन टेम्परेचर होने के लिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को जब हम डाइल्यूट करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता मिलाते हुए करते हैं। क्यों? चेंज इन टेम्परेचर को हम ग्रेजुअल करना चाहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता मिलाएंगे और तब जाकर। तो साइंटिफिक मेथड भी आपके समझ में आना चाहिए। आजकल थ्योरिटी का ज़माना है, लोग प्रैक्टिकल्स नहीं करते या स्कूलों में हम करवा नहीं सकते या कई बार ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। उस वक्त अगर मुझे समझना है कि बच्चा कितना पढ़ा लिखा है तो मैं उसके लिए वही करूँगा, एसिड दे दूँगा, पानी दे दूँगा और कहूँगा कि बेटा इसमें मिला के बताओ। डायरेक्ट उल्टा है तो समझ जाना थ्योरी पढ़ के आया हुआ है, और अगर थोड़ा सा नॉलेज रखता है समझिए तो समझिए कि वो प्रैक्टिकल्स किया हुआ या कम से कम थ्योरी को डीप में पढ़ के चीज़ों को समझा हुआ स्टूडेंट है। तो डाइल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की एक एग्जांपल आपको यहाँ पर दी हुई चेंज इन टेम्परेचर की। इसके बाद आपको एक एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी में आपको बोला हुआ टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स। आप 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए, नंबर 1 टेस्ट ट्यूब नंबर 1 और उसके बाद टेस्ट ट्यूब नंबर 2। उसके बाद दोनों में 100 ml ऑफ वाटर, दोनों में यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 100 ml ऑफ H2O डालेंगे, यहाँ पर भी हम यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए 100 ml ऑफ वाटर डालेंगे। दोनों में भी सेम कंटेंट है फिलहाल। इसके बाद आपको बोला हुआ है नेक्स्ट, एक में पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट जिसका मॉलिकुलर फार्मूला हम लिखेंगे KNO3। तो ये K मीन्स पोटेशियम, NO3 मतलब नाइट्रेट। तो 5 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इसमें डालेंगे, वहीं पर 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें डालेंगे। 2 अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल से आपको भी मालूम है, एक जगह मैं बोलने वाला हूँ एक्सोथर्मिक है, एक जगह एंडोथर्मिक है। समझिए जैसे आपने पोटेशियम नाइट्रेट इसके अंदर डाल के ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद पोटेशियम नाइट्रेट सॉलिड फॉर्म में होता है। सॉलिड फॉर्म से निकालने के बाद जब ये डिज़ोल्व होना शुरू होगा तो बुक में एक वर्ड लिखा हुआ है डिसोल्यूशन, मतलब डिज़ोल्व होने का जो प्रोसेस है, या जिसको हम बोलेंगे जज्ब होना, या उसमें घुल मिल जाना, शामिल हो जाना। तो जब ये डिसोल्यूशन का प्रोसेस शुरू होगा तो ये प्रोसेस बाहर से हीट एब्जॉर्ब करेगा, बाहर से हीट एब्जॉर्ब करेगा, मीन्स दिस इज अ टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये जो टाइप रहेगा एंडोथर्मिक कहलाएगा। वहीं पर सेम 100 ग्राम ऑफ वाटर है, 5 ग्राम ही क्वांटिटी है, बट द कंस्टिट्यूशन कंपोजिशन हैज़ बीन चेंज। यहाँ पर हम पोटेशियम नाइट्रेट के बजाय सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें शामिल करके इसको हिलाया जाएगा, जब इसका डिसोल्यूशन शुरू होगा, ये जब ये हल होना शुरू होंगे, हल पजीर बोलेंगे इसको, तो जब ये हल होना शुरू होंगे तो हल होने के बाद यहाँ से हीट विल बी गिवन आउट, यहाँ से हीट बाहर खारिज कर दी जाएगी। खारिज कर दी जाएगी तो मैं बोलूँगा दिस इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो फिर इन शॉर्ट यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन
or absorption of heat, the chemical equations may be classified into two types: endothermic where heat is absorbed, exothermic where heat is given out or heat is evolved, जिससे हम कहेंगे. So these are the two types of केमिकल रिएक्शन. अब उसके बाद नेक्स्ट आपको इसी के साथ जुड़ी हुई एक एग्जांपल दी हुई है. मैंने पहले भी आपको कहा था, फिर एक बार कह रहा हूँ कि इसमें जो इक्वेशन से दो दो तीन तीन बार आते हैं. अब एग्जांपल देखने के बाद आपके समझ में आ जाएगा. यहाँ पर एक इक्वेशन पहले ऐसी लिखी हुई है. अब हीट एब्जॉर्ब हीट इवॉल्व होती है, समझ में आ जाएगा. मगर मैंने आपसे शुरू में कहा था कि अ कंप्लीट एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन शुड शो ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस. मतलब एक मुकम्मल मुतवाज़न कीमियाई मसावात को, उस कीमियाई अमल के दौरान होने वाली सारी की सारी चीज़ों को आपको ज़ाहिर करना चाहिए उसने. तब मैंने आपको बताया था कि केमिकल इक्वेशन में समझिए कि फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए ये इक्वेशन अभी कितने बार आ रही है, हम जब से चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं. कुछ बच्चे ये गलती करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट में Ca और CO3 छोटा लिखते हैं. ये अगर लिखेंगे तो केमिकली इनकरेक्ट है, एग्ज़ाम में हम इसके मार्क्स काट सकते हैं. तो कैल्शियम कार्बोनेट है, हमने अभी सुबह के इससे पहले के पीरियड में पढ़ा कि जब इसको हीट करते हैं हम लोग, यानी गर्म करते हैं, तो एज अ रिजल्ट इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. ये डिसोल्यूशन प्रोसेस है. फिर उसके बाद हमने सेकंड टाइप जो था हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वहीं पर भी ये एग्जांपल पढ़ी. ये एग्जांपल अभी इसी चैप्टर में इसके फौरी बाद एंडोथर्मिक में आती है. तो इसमें हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं. तो इसको, इस इक्वेशन को ऐसे लिखिए आप, या फिर अगर समझो आप चाहें तो इसको CaCO3 गरम कर रहे हैं आप इसको, तो पहले लिखिए प्लस हीट, पहले मीन्स इक्वलिटी साइन के पहले, उसके बाद हीट और उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. वहीं पर अगर इसी कैल्शियम ऑक्साइड का समझिए कि पानी के साथ रिएक्शन करवाया जाइए कैल्शियम ऑक्साइड का, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ये भी रिएक्शन हमने सुबह में देखी, सुबह में इससे पहले के पीरियड में हमने देखी. कैल्शियम, तो ये दोनों मिलकर तैयार करते हैं कैल्शियम CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट. और इसमें हीट इस तरफ से खारिज होती है, इसलिए इस तरफ. मुझे यहाँ पर आपको क्या समझाना है, मुझे समझाना है कि इक्वलिटी साइन के पहले हीट लिखा हुआ है तो मीन्स इट इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन. इसमें हरारत जज्ब होती है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा. और अगर प्रोडक्ट के साइड में लिखा हुआ है तो इसका मतलब हीट बाद में गिवन आउट है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड, इसको हम लिखते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन. तो होप आपको ये छोटी सी चीज़ है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ये दोनों चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी. बुक में आपको इस हेडिंग के तहत इतना ही दिया हुआ है. आगे चलते हैं उसके बाद, और वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द केमिकल रिएक्शन. चलिए कंटिन्यू करते हैं. कीमियाई तामुलात की रफ्तार पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, या इंग्लिश में फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. ये इसके तहत 5 छोटी छोटी चीज़ें आपको पढ़नी है. आपको एग्ज़ाम में जो लास्ट में 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, वहाँ पर इस तरह के 5 पॉइंट्स वाले जवाब वाले क्वेश्चन ढूंढे जाते हैं. ये क्वेश्चन भी ऐसा है कि राइट डाउन द फैक्टर्स अबाउट विच आर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो इस तरह के जवाब आपके पास आने चाहिए. पहले हम पढ़ने वाले क्या है, समझिए कि रेट ऑफ केमिकल इक्वेशन का मतलब आपको समझ में आना चाहिए. उसके बाद कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं, मतलब कीमियाई तामुलात की रफ्तार क्या है, और फिर इस पर असरअंदाज होने वाले अवामिल कौन से हैं. ये चीज़ें हम यहाँ पर समझ रहे हैं. रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब आपने दो कंस्टिट्यूएंट्स को, दो रिएक्टेंट्स को मिलाया, मिलाने के बाद उनके बीच रिएक्शन हुआ. रिएक्शन कंप्लीट हो जाना का मतलब द एवरी लास्ट पार्टिकल शुड टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन एंड अ न्यू प्रोडक्ट शुड बी फॉर्म. मतलब हर आखिरी ज़र्रा भी उसका केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले ले, और लेने के बाद वो एक नई चीज़, एक नई खसूसियात वाली चीज़ बनाता है. तब हम उसको कहेंगे कि द रिएक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड. इसको मिलाने से लेकर आखिरी हिस्से के केमिकल रिएक्शन ख़त्म होने तक का जो टाइम है, उसको जितना टाइम लगेगा, दैट इज़ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. ये कीमियाई अमल की रफ्तार है. ये कभी कम हो सकती है, कभी ज़्यादा हो सकती है. हमारे तरफ दोनों तरह के केमिकल रिएक्शंस होंगे. कुछ केमिकल रिएक्शंस तेज़ी से अंजाम पाते हैं. आपने इधर शाहबादी फर्श के ऊपर समझिए टॉयलेट क्लीनर डाल दिया आपने, तेज़ी से बबल्स निकलना शुरू होंगे, बुलबुले निकलना शुरू होंगे, मतलब जब केमिकल रिएक्शन शुरू हो गया. वहीं पर फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन है, समझिए कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर दोनों एक दूसरे से मिलकर पत्तों के अंदर ग़िज़ा तैयार करते हैं. ये तेज़ी से नहीं, ये स्लोली होने वाला केमिकल रिएक्शन है. लोहे को जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन,
ये बहुत लंबा प्रोसेस है। तो एल्यूमिनियम का बर्तन रखा हुआ है, उसका ऊपर एक काली तह चढ़ जाती है जिसे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्यूमिनियम कहते हैं हम लोग। ये भी एक लंबी प्रोसेस है। कुछ चीज़ें मिलाते ही रिएक्शन करना शुरू कर देंगी, कुछ देर से शुरू करेंगी, मतलब द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज़ नॉट फिक्स्ड, ये हमेशा एक जैसी नहीं होती, ये वक्त के साथ हालात के साथ बदलती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो इस रेट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और उसको हम यहाँ पर फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के तहत पढ़ रहे हैं। उसमें से सबसे पहला जो फैक्टर है जो केमिकल रिएक्शन की रेट पर असरअंदाज करता है, दैट इज़ द नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। मतलब जो केमिकल्स हैं जिनको आप मिला रहे हैं, नेचर, या उसके बाद यहाँ उसको उर्दू में लिखेंगे आमिल अशिया की नोयत, आमिल अशिया की नोयत। तो आमिल अशिया की नोयत ये नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स में बाय नेचर कुदरती तौर पर सम केमिकल्स आर फास्टली रिएक्टिंग वाइल सम अदर केमिकल्स दे आर स्लोली रिएक्टिव। सम एलिमेंट्स दे आर फास्टली रिएक्टिव। सोडियम मेटल है, फास्ट हाईली रिएक्टिव है, रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। इसको छुपा के पानी में रखते हैं, हम इसको बाद में पढ़ने वाले हैं, पानी में नहीं रख सकते, सॉरी, हम इसको मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं। इसका मतलब ये हाईली रिएक्टिव है। उसके बाद मैग्नीशियम, उससे थोड़ा स्लो लेकिन रिएक्टिव। फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर सब गोल्ड, सबसे स्लोली रिएक्टिव, केमिकल रिएक्शन नहीं करता, उसको जंग नहीं लगता, उसका ऑक्साइड नहीं बनता, हवा का असर नहीं होता, पानी का असर नहीं होता, पहनने वालों के पसीने का असर नहीं होता, थोड़ा बहुत जंग लग जाएगा उसको लंबे वक्फे के बाद। उसको मतलब हमारे सामने हमारे इस्तेमाल में ऐसी कई चीज़ें हैं जो तेज़ी से रिएक्शन करेंगी या स्लोली रिएक्शन करेंगी, तो वो बाय नेचर कुदरती तौर पर। तो इसका मतलब इफ़ द रिएक्टेंट्स आर हाईली रिएक्टिव बाय नेचर देन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विल बी फास्ट। अगर आमिल अशिया कुदरती तौर पर तेज़ अमल करने वाली हों तो कीमियाई अमल की रफ्तार ज़्यादा होती है। ऑन दी अदर हैंड उसके बरक्स क्या होगा कि इफ़ द रिएक्टेंट्स आर स्लो रिएक्टिव, ये लीस्ट रिएक्टिव बाय नेचर, कुदरती तौर पर ही वो कम आमिल हैं, तेज़ आमिल हैं, तो उस सूरत में कीमियाई अमल की रफ्तार कम होगी। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन दैट केस विल बी लिस्ट। तो नंबर 1 डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स पर। उसके बाद नंबर 2, ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है साइज ऑफ पार्टिकल्स पर। साइज मतलब जसामत, इसको हम उर्दू में लिखेंगे आमिल अशिया के ज़र्रात की जसामत। अब यहाँ पर सीधी बात है, ज़र्रात पार्टिकल समझो, आपको यहाँ पर बुक में जो एग्जांपल दी हुई है कि एक शाहबादी फर्श का टाइल लीजिए, शाहबादी मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट बड़ा टुकड़ा लीजिए फर्शिए, और एक दूसरी जगह पर उसका छोटा सा किसी एक बीकर में डालकर उसका छोटा सा बारीक सुफूफ पाउडर यानी पाउडर फॉर्म में ले लीजिए उसको, और यहाँ पर उसकी बड़ी पीस लीजिए। अब इसके ऊपर भी मैंने एसिड डाल दिया, इसके ऊपर भी एसिड डाल दिया। यहाँ पर क्या होगा कि एसिड यहाँ पर आकर इसके पहले अपर लेयर के जो पार्टिकल्स है उनके साथ रिएक्शन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बबल्स की शक्ल में निकलेगी, फिर उसके बाद की लेयर, फिर उसके बाद की लेयर। तो जितना डीप जाते जाएंगे केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए उतना टाइम लगेगा। वाइल इन द केस ऑफ पाउडर के लिए और एक हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे एमॉर्फस, केमिस्ट्री में एमॉर्फस मतलब जो पाउडर फॉर्म में, तो सुफूफ की शक्ल में, उर्दू में इसको सुफूफ बोलेंगे। तो सुफूफ की शक्ल में समझिए अगर आपने वही कैल्शियम कार्बोनेट या शाहबादी फर्श के टुकड़े पाउडर बना के ले लिए और उसके बाद उनके साथ अगर आपने एसिड मिला दिया, तो ये जब चूँकि पाउडर है इनको लेयर दर लेयर रिएक्शन करना नहीं है, ये बारीक साइज के पार्टिकल हैं, एक ही वक्त में ऑल दे विल टेक पार्ट इनटू द केमिकल रिएक्शन, एक ही वक्त में सारे के सारे कीमियाई अमल में हिस्सा लेते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको गैस तेज़ी से निकलती हुई नज़र आएगी। गैस निकलने की जो वेलोसिटी है, जो रफ्तार है, उस पर से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन स्लो है जबकि यहाँ पर फास्ट है। नतीजा क्या निकलता है? साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इफ़ द साइज ऑफ पार्टिकल इज़ लार्ज, ज़र्रात बड़े बड़े हों, then rate of chemical reaction will be slow। ज़र्रात बड़े बड़े हों तो कीमियाई अमल की रफ्तार कम हो जाएगी। वहीं इफ़ द साइज ऑफ पार्टिकल इज स्मॉलर, माइन्यूट पार्टिकल हैं, देन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विल बी फास्टर, वो बहुत फास्ट हो जाएगा। तो साइज ऑफ पार्टिकल ऑल्सो इज द फैक्टर ऑल्सो अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये भी कीमियाई अमल की रफ्तार पर असरअंदाज करने वाला फैक्टर है। इसके बाद तीसरे पर आते हैं हम लोग, और वो है कॉन्सेंट्रेशन।
ऑफ रिएक्टेंट्स। कॉन्सेंट्रेशन को उर्दू में वर्ड लिखा हुआ रहता है इर्तिकाज। अभी इसके पहले भी बात थी, एक बार अभी फिर रिपीट के समझो। एक एसिड है, एग्जाम्पल लेते हैं सीधे सीधे, बुक में जो एग्जाम्पल दी हुई है वो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl, मतलब इसका हम दो तरह से रिएक्शन करने वाले हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। फिर कैल्शियम कार्बोनेट आपके सामने है। कैल्शियम कार्बोनेट और HCl का रिएक्शन अगर आप करते हैं समझिए, तो एक बार डाइल्यूट से कीजिए पहली बार, और उसके बाद दूसरी बार इसी सूरत में उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन कीजिए। सीधी बात है, जहाँ पर एसिड डाइल्यूट है वहाँ पर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विल बी स्लोअर, और जो प्रोडक्ट्स बनने हैं वो तेज़ी से बन जाएंगे। वहीं पर एट द सेम टाइम इफ़ द एसिड इज़ कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब प्योर है, तो प्योर होने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बनने हैं वो तेज़ी से बन जाएंगे। इसको मैं यूँ लिखूंगा कि इफ़ द रिएक्टेंट्स आर कॉन्सेंट्रेटेड देन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विल बी हाई फास्टर। इर्तिकास को मैं उर्दू में लिखूंगा कि अगर आमिल अशिया का इर्तिकास ज़्यादा हो तो कीमियाई अमल की रफ्तार ज़्यादा होती है, वहीं पर अगर आमिल अशिया का इर्तिकास कम हो तो कीमियाई अमल की रफ्तार सुस्त होती है। इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज लो, लेस, कॉन्सेंट्रेशन कम है मीन्स दे आर डाइल्यूटेड। इर्तिकास कॉन्सेंट्रेटेड और हल्काया, जो डाइल्यूट लिखते हैं उसको हम उर्दू में हल्काया बोलते हैं उसको, तो हल्काया अगर है तो रफ्तार कम होगी, और अगर समझिए कि कॉन्सेंट्रेटेड है मुर्तकिज़ है तो कीमियाई अमल की रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है। 3, इसके बाद चौथा फैक्टर 5 में से, और वो दिया हुआ है आपको टेम्परेचर, कि जहाँ पर आप केमिकल रिएक्शन करते हैं वहाँ का दर्जे हरारत भी कीमियाई अमल की रफ्तार पर असरअंदाज होता है। यहाँ पर बुक में जो एग्जांपल दी हुई है आपको, फिर से वही कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको थोड़ा सा गर्म कीजिए हल्का सा, तो गर्म करने पर आपके पास रिएक्टेंट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मैं जानबूझकर कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट के एग्जांपल रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ये तीसरी बार इसी चैप्टर में आई है। एक ही इक्वेशन, इसके बारे में सब याद करके रख लीजिए, कहीं ना कहीं चिपक जाएगी एग्जाम में। तो कैल्शियम कार्बोनेट, अब अगर समझिए कि मैंने इसको लिया कैल्शियम कार्बोनेट को और थोड़ा हल्के से गर्म किया, गर्म करने के बाद रिएक्शन मुझे समझ में आएगा कि गैस कैसे रिलीज, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी निकल रही है वहाँ से। कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान, उसकी आइडेंटिफिकेशन आपको बताई हुई है कि इसको दूध के पानी में, चूने के पानी में अगर डाल दें तो उसको दूधिया करना शुरू करेगी। इट टर्न्स लाइम वाटर, लाइम यानी चूने का पानी, लाइम वाटर मिल्की। अब अगर आहिस्ता आहिस्ता दूधिया हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन स्लो हो रहा है। अगर तेज़ी से दूधिया होता है, अगर तेज़ी से मिल्की हो जाता है लाइम वाटर, तो उसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन फास्ट है। आप इसको जैसे जैसे तेज़ी से गर्म करेंगे उतना तेज़ी से कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो बाहर निकलना शुरू होगी, उतना ज़्यादा तेज़ी से चूने का पानी दूधिया हो जाएगा। चूने के पानी के दूधिया होने की रफ्तार से हम ये पहचान सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट ठंडा हो तो स्लोली रिएक्ट करेगा, डिकम्पोजिशन स्लो होगा, और अगर वो ज़्यादा गर्म हो तो डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। तो मैं इसको बोलूँगा द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। If the temperature is high, then the rate of chemical reaction will be faster. And if the temperature of the reactant is less, then the rate of chemical reaction will be slower. उर्दू में इसको हम ऐसे कहेंगे कि दर्जा हरारत भी कीमियाई तामुलात की रफ्तार पर असरअंदाज होता है। अगर आमिल अशिया का दर्जा हरारत ज़्यादा हो तो कीमियाई अमल की रफ्तार ज़्यादा होती है, वहीं अगर आमिल अशिया के दर्जा हरारत कम हो तो कीमियाई तामुलात की रफ्तार भी कम हो जाती है। ये चौथा। और उसके बाद पाँचवा और आखिरी पॉइंट जिसके बारे में हमने इससे 2 वीडियोज़ पहले में जो तो हमने पढ़ा था, और वह है कैटलिस्ट। मैं आपको उर्दू में इसका लिखते हैं, इसको हम 5वें में तमासी आमिल। तमासी आमिल के बारे में मैंने आपको उस दिन बार बार दोहरा कर कहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुद केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती, बल्कि वो केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाती हैं। दे आर यूज टू इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, दे आर कॉल्ड एज कैटलिस्ट। उस दिन की एग्जाम्पल थी हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, मतलब नबाती तेल से, वनस्पति तेल से डालडा बनाने के लिए तेल का पानी सुखाने के लिए हम निकल एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, वरना टाइम बहुत लगेगा। तो निकल खुद केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, बल्कि वो केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाता है। हाइड्रोजनेशन मतलब वनस्पति तेल से पानी को ज़्यादा तेज़ी से बाहर निकाल के उसको डालडे में कन्वर्ट करेगा। तो निकल खुद हिस्सा नहीं लेता, मगर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ाता है। हिंस
इन दैट केस द निकल इज एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट, वो तमाशा अमल के तौर पर काम करता है। यहाँ पर बुक में आपको जो एग्जांपल दी हुई है वो पोटेशियम क्लोराइड, उसको हीट करने के बाद पोटेशियम क्लोराइड प्लस 3O2, पोटेशियम क्लोराइड KClO3, और इसको हीट करते हैं समझिए जब हम, तो ये हीट को जाहिर करने के लिए मैं उसके ऊपर ट्रायंगल लिख रहा हूँ, और प्रोडक्ट बनेंगे 2KCl प्लस 3O2, तो ये 2 पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। अब ये केमिकल रिएक्शन है, इसको अगर आपने सिर्फ पोटेशियम क्लोराइड लेकर इसको आपने हीट करना शुरू किया तो ऑक्सीजन खारिज होना मतलब केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने का ये अमल सुस्त रफ्तारी से होगा। बाय नेचर इट इज़ अ स्लोअर केमिकल रिएक्शन। मगर समझिए कि अगर आप इसको तेज़ी से करना चाहते हो तो आपको एक काम करना पड़ेगा, इसमें MnO2 मतलब मैग्नीज ऑक्साइड मिलाना पड़ेगा। जैसे आप मैग्नीज ऑक्साइड मिलाते हैं वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पर असर नहीं करेगा, मतलब खुद केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा, बल्कि केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाएगा। हेंस इन दिस केस मैग्नीज ऑक्साइड इज कॉल्ड एज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की डेफिनेशन भी बुक में लिखी हुई है, आप वो बुक की डेफिनेशन भी देखिए यहाँ पर। इसके बाद बचता है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रस्टिंग, इस तरह की कुछ चीज़ें, वो मैं एक छोटे से वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। यहाँ पर आज का ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अपना ध्यान रखिए, नोट्स बनाते रहिए। खुदा हाफिज़।